हेनरी और रोज़ आज नॉर्वे से इंडिया आ रहे थे। रोज़ को स्कूल टाइम से ही इंडिया घूमने का एक सपना था। इंडिया के रीति रिवाज और तौर तरीके उसे बहुत अच्छे लगते थे। रोज़ 28 साल की एक औरत थी जिसकी शादी उसके बचपन के दोस्त हेनरी से हुई थी। वो दोनों नॉर्वे में अपने छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। हेनरी को नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का बहुत ही शौक था और रोज़ भी उससे एक कदम आगे थी। वो दोनों हर साल एक नई कंट्री में घूमने के लिए जाते थे। उनकी शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक उन्हें कोई भी बच्चा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो हमेशा दुखी रहती थी। हेनरी पेशे से एक साइंटिस्ट था जिसे नए नए एक्सपेरिमेंट करने का शौक था। अपने सारे एक्सपेरिमेंट वो एनिमल्स पर करता था। कभी किसी बंदर, कुत्ते, चूहे और कीड़े मकोड़ों पर करता था। रोज़ हेनरी की इस आदत से बहुत परेशान थी। रोज़ ने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मेहनत बेकार थी। एक बार उसने भारत के बारे में पढ़ा था कि वहाँ के लोग कैसे पशु पक्षियों से प्यार करते हैं, और इस बार रोज़ की जिद पर वो भारत की यात्रा के लिए आते हैं, क्योंकि रोज़ को मन ही मन लगता था कि उसकी सारी परेशानियों का हल भारत में ही कहीं छुपा है। आज वो अपने पति हेनरी के साथ भारत आई है। उनका प्लेन सीधा दिल्ली में लैंड करता है। सबसे पहले वो लोग नॉर्थ ईस्ट में घूमने जाते हैं, जो कि उनमें से सबसे पहला स्टेट आसाम होता है। हेनरी और रोज़ की शादी को 5 साल से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन अब तक उन्हें कोई भी बच्चा नहीं था, जिस वजह से रोज़ बहुत ही दुखी रहती थी। हेनरी अपनी पूरी कोशिश करता था कि वो उसे हमेशा खुश रखे, ताकि उसका दिमाग हमेशा बच्चे के बारे में ना ही सोचे। उनका प्लेन सीधा दिल्ली से आसाम में लैंड करता है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से उन्हें आगे का रास्ता अन्य वाहनों से तय करना था। वो लोग एक छोटे से गांव सलेमपुर में रुकते हैं, जहां पर एक पुरानी हवेली थी जो अब होटल बन चुकी थी। सारे फॉरेन टूरिस्ट वहां रुकते हैं। हेनरी और रोज़ भी अपना रूम वहां बुक करते हैं। दिन भर घूमने के बाद जब वो लोग खाना खा रहे थे, तब रोज़ की नज़र एक बच्ची पर जाती है जो किचन में नीचे बैठकर एक गुड़िया के साथ खेल रही है, जिसकी उम्र लगभग 3 से 4 साल की होगी। वो नाक नक्शे से नॉर्थ ईस्ट की तो नहीं लग रही थी। रोज़ अपना खाना छोड़कर उसी बच्ची को देख रही थी। जब हेनरी उसे झकझोरता है, तब उसे होश आता है। रोज़ जल्दी जल्दी खाना खाकर उस बच्ची के पास जाती है। हेनरी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वो उस बच्ची के नज़दीक आके उसे देखती है। बच्ची उसे देख थोड़ी डर जाती है और जाके एक औरत के पीछे छुप जाती है। तब वो औरत उससे पूछती है, मेम साहब, आपको कुछ चाहिए? रोज़ ने कहा, नहीं, कुछ नहीं। फिर हेनरी ने उसके पास आकर कहा, चलो रोज, क्या हुआ? आर यू ओके? रोज़ ने कहा, कुछ नहीं। और फिर हेनरी रोज़ को कमरे में ले जाता है। कमरे में जाते ही रोज़ हेनरी के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। हेनरी को पता था कि रोज़ क्यों रो रही है। वो चुपचाप रहकर उसे चुप करने की कोशिश करने लगता है। अगले दिन वो सब उस गांव में घूमने जाते हैं। रोज़ को यहाँ का रहन सहन बहुत अच्छा लग रहा था। वो रात की सारी बातें भूल जाती है, क्योंकि गांव होते ही ऐसी जगह है जहाँ लोग सारे टेंशन भूल जाते हैं। घूमते घूमते अचानक रोज़ एक झोपड़ी के पास रुक जाती है, जहाँ उसकी नज़र एक औरत पर पड़ती है जो कि एक बच्ची पर बहुत ज़ोर से डांट रही थी। रोज़ पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रही थी कि कैसे वो औरत उस बच्ची को डांट रही थी। एक बार तो रोज़ का मन करा कि वो उसे जाके रोक ले, पर अनजान होने की वजह से उसने कुछ नहीं कहा। तभी उस जगह से एक औरत गुजरती है। रोज़ थोड़ी हिम्मत करके आगे आती है और उस औरत से पूछती है, ये औरत इस बच्ची को ऐसे क्यों डांट रही है? क्या ये इसकी माँ है? तब उस औरत ने कहा, नहीं, ये इसकी माँ नहीं है। इसके माँ बाप तो 2 साल पहले ही मर चुके थे, तब से ये इनके साथ रह रही है। तभी
रोज ने पूछा, तो फिर ये औरत इससे ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है? उस पर उस औरत ने कहा, शायद अब इसका काम खत्म हो गया होगा। फिर रोज ने पूछा, कैसा काम? तब उस औरत ने कहा, अरे मीम साहब, आपसे क्या छुपाना, ये शीला ने कुछ गहनों की लालच में अपने आप को बच्ची का दूर का रिश्तेदार बताया था। अब गहने खत्म हो गए होंगे। मैंने तो ये भी सुना है कि अब इसको अनाथालय में छोड़ने वाली है। उस पर रोज ने कहा, अनाथालय? कब और क्यों? फिर उस औरत ने कहा, शायद परसों। ये बात सुनकर रोज ने उससे कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए। फिर वो औरत बोली, अरे कोई बात नहीं, आप तो हमारे देश में मेहमान हो। रोज को हिंदी बोलना और सुनना बहुत अच्छा लगता था। उसने इंडिया आने से पहले थोड़ा बहुत हिंदी सीख लिया था, इसलिए उसे बातचीत में कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। रोज वहाँ से जाने के बाद ये सारी बातें हेनरी को बताती है। हेनरी, हमें उस बच्ची की मदद करनी होगी। उस पर हेनरी ने कहा, पर हम इसमें क्या कर सकते हैं? अगर वो उस बच्ची को अनाथालय में छोड़ना चाह रही है तो जाने दो। वी कांट डू एनीथिंग इन इट, इट्स हर विल। आई डोंट केयर, हमें करनी होगी, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती, ऐसा रोज ने जिद पकड़ते हुए कहा। तब हेनरी ने उसे समझाते हुए कहा, रोज, ये कैसी जिद है? लेकिन रोज उसकी बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं थी। वो बस अपनी जिद पर ही अड़ी हुई थी। फिर क्या था, हेनरी को भी झुकना पड़ा। रोज ने हेनरी से पूछा, क्यों ना हम इसे गोद ले? उस पर हेनरी ने उसे धीमी आवाज में कहा, क्या? हम कैसे? आर यू ओके डार्लिंग? तब रोज अपनी आंसुओं को रोक नहीं पाती है और कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, क्या पता ये जीजस का ही इशारा हो। हेनरी आगे आके उसे गले लगा लेता है। उसकी भी आंखें नम हो जाती है, पर वो अपने आप को संभाल कर कहता है, मैं आज ही सारी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करता हूँ, फिर कल हम सीधा अनाथालय चलेंगे। फिर रोज कहती है, थैंक यू सो मच हेनरी। अगले ही दिन हेनरी और रोज सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पहुँचते हैं। उनके 2 घंटे पहले ही वो औरत उस बच्ची को वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। फॉरेनर्स होने की वजह से उन्हें थोड़ा समय लगता है और इसके चक्कर में उन्हें शाम हो जाती है। इतनी मेहनत करने के बाद वो घड़ी आ ही जाती है जिसका उन्हें इंतज़ार था। वहाँ का इंचार्ज उस बच्ची को अपनी गोद में लेकर आता है। बच्ची थोड़ी डर रही थी इतने अजनबियों के बीच जो उसका खेल चल रहा था। रोज उस बच्ची को देख कहती है, आओ बेटा, आओ अपनी माँ के पास आओ। बच्ची थोड़े डरे सहमे कदमों के साथ आगे बढ़ती है और रोज के पास आकर खड़ी हो जाती है। रोज उसे गले लगाकर रोने लग जाती है। आखिर बेटियां होती ही इतनी प्यारी है। रोज और हेनरी कुछ दिन आसाम में बिताने के बाद फिर सीधा दिल्ली से फ्लाइट लेकर वो नॉर्वे के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उन तीनों के अलावा कोई और भी गया था उनके साथ। हेनरी दरवाजे पर खड़ा उस बच्ची से कहता है, वेलकम बेटा, ये हमारा घर है, कैसा लगा तुम्हें? वो लड़की डरी सहमी सी आगे बढ़ती है, चारों तरफ इधर उधर निहार कर पीछे मुड़कर देखती है। रोज उसका हौसला बढ़ाकर उसका हाथ पकड़कर दरवाजे के पास ले जाती है। बहुत दिनों से घर के बाहर रहने की वजह से धूल मिट्टी का ढेर लग जाता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद हेनरी और रोज घर की साफ सफाई करने के लिए लग जाते हैं। सफाई करते समय रोज ने कहा, हेनरी, हम इतने दिनों से इसे बेटी कह के बुला रहे हैं, क्यों ना हम इसका एक नया नाम रखें जो आगे चलकर इसकी पहचान बने, क्या कहते हो? फिर हेनरी ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, पर इसका नाम क्या रखें? फिर रोज ने कहा, अस्मी। कैसा रहेगा, क्योंकि ये हमें आसाम में मिली थी जिसने हमारी जिंदगी में इतना खूबसूरत एहसास की अनुभूति कराई। फिर हेनरी ने कहा, वाह क्या नेम है, एकदम यूनिक। मान गए, आपके पास भी दिमाग है। उस पर रोज नाक सिकुड़कर कहती है, ओ मिस्टर, मेरे पास दिमाग है और चलता भी है। फिर दोनों तेजी से खिड़की लाकर हंसने लगते हैं। रोज घर की साफ सफाई करने के बाद खाना लेकर असामी के पास जाती है जो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। बेटा असामी, नया नाम सुनकर असामी कोई जवाब नहीं देती है। वो फिर से अपनी गुड़िया के साथ खेलने लग जाती है। रोज और एक बार फिर से कहती है और उसके पीछे से हेनरी भी अब आ जाता है। बेटा, हमने आपका नया नाम रखा है, आपको कैसा लगा असामी नाम? ऐसा हेनरी ने कहा। रोज थोड़ी चिंतित होकर धीरे धीरे से हेनरी के कानों में कहती है,
तब आसामी अपना ध्यान उस गुड़िया से हटाकर रोज की तरफ देखती है और फिर उसके गले लग जाती है। उसे ऐसे देख रोज कहती है, क्या हुआ आसामी, आर यू ओके? चलो आसामी, हम बाहर घूमने चलते हैं। ऐसा हेनरी ने कहा। हेनरी उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। उन दोनों के बाहर जाने के बाद रोज आसामी के रूम की सफाई करने लग जाती है। सफाई करते करते अचानक उसकी गुड़िया नीचे गिर जाती है। रोज उसको उठाने के लिए झुकती है। उसका चेहरा देखकर वो थोड़ा सा डर जाती है। कितनी अजीब गुड़िया है। आसामी ने न जाने इसके लिए इतनी जिद क्यों कर रही थी। कुछ दिनों के बाद हेनरी आसामी का शहर के सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन कर देता है। उसी स्कूल में रोज टीचर भी थी। आसामी को स्कूल के माहौल में ढलने थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि भारत का रहन सहन नॉर्वे से बिल्कुल अलग था। 2 साल बाद आसामी के आने के बाद हेनरी और रोज का पूरा दिन उसी के आगे पीछे घूमने में चला जाता था। कभी कोई उसकी चोटी बनाता तो कभी कोई उसकी होमवर्क करने में मदद करता। आसामी जब इंडिया से आई थी तब वो 4 साल की थी और अब वो यहाँ आकर सारी यादों को धीरे धीरे भुला रही थी। इंडिया की याद के नाम पर बस उसके पास वो गुड़िया थी जिससे उससे कुछ अलग ही लगाव था। रोज एक बेटे को भी जन्म देती है जिसका नाम वो रोम रखते हैं। रोम की जिंदगी में आने के बाद रोज और हेनरी का लगाव आसामी के लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। आसामी भी अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती थी। उन्हें देखकर कभी ऐसा नहीं लगता था कि उनकी माँ अलग थी। पर जिंदगी कब क्या खेल खेले किसी को भी कुछ पता नहीं। ऐसा ही एक दिन आसामी की ज़िंदगी में आया जब वो 12 साल की थी। एक दिन जब आसामी 12 साल की थी तब उसकी सहेली जिया उसे जिद करती है कि उसको उसकी गुड़िया देखनी है। पहले तो आसामी मना कर देती है क्योंकि उस गुड़िया से उसे कुछ ज़्यादा ही लगाव था, लेकिन वो दिन भर उसी के बारे में बातें करती थी जिससे जिया के मन में उत्सुकता बढ़ गई थी। जिया की बार बार जिद करने पर आखिर में आसामी अपनी जान से भी प्यारी गुड़िया को दिखाने के लिए राजी हो जाती है। स्कूल में खेल खिलौने ले जाने पर पूरी तरह से रोक थी। आसामी ने भी अपनी माँ को भी कुछ नहीं बताया था क्योंकि वो उसे कभी ले जाने की आज्ञा ही नहीं देती। आसामी रोज से छुपाकर वो गुड़िया अपने स्कूल बैग में रख लेती है और जल्दी जल्दी से स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। आसामी इतनी हड़बड़ी में होती है कि वो ठीक से खाना भी नहीं खाती है और रोज़ उसका ये बचपना समझकर सब कुछ टाल देती है। स्कूल में पहुंचते ही आसामी तेज़ी से लॉकर के पास पहुंचकर अपनी गुड़िया को उसमें रख देती है। उस समय वहाँ आसामी के अलावा बस एक पीटर ही था। पीटर अपनी बुक्स को ठीक से लगा रहा था। पीटर को आता देख आसामी थोड़ी हड़बड़ा जाती है, जिसके चलते वो चाबी वही गिरा देती है। पीटर की और उसकी एक आँख भी नहीं बनती थी। उन दोनों की बहुत लड़ाई होती रहती थी, जिससे पीटर उसे बहुत नफरत करता था, हमेशा उससे बदला लेने की कोशिश करता था। आसामी लॉकर में गुड़िया रखकर वहाँ से चली जाती है। पीटर उसे ऐसे नज़रअंदाज करता है जैसे उसने कुछ नहीं देखा। उसके जाते ही पीटर चाबी उठाकर उस डॉल को निकालता है। वो मन ही मन बहुत खुश होता है। इतनी बड़ी होकर भी अभी भी डॉल के साथ खेल रही है, पूरी पागल है। I don't know what kind of pleasure she got in such a old-fashioned dirty doll. इसको तो मैं मजा अब दिखाता हूँ। यहाँ आसामी अपनी सहेली जिया के पास आकर कहती है, हाँ जिया, मैं डॉल ले आई हूँ। तब जिया ने कहा, रियली तुम ले आई? कहाँ पर है, मुझे भी देखनी है। अरे धीरे धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो फिर मेरी खैर नहीं। सॉरी, चल अब मुझे दिखा। अभी नहीं, लंच टाइम में, ऐसा आसामी ने कहा। आसामी लंच टाइम में जिया को साथ लेकर लॉकर के पास जाती है। जैसे ही वो लॉकर खोलती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वो डॉल वहाँ नहीं थी। डॉल खोने का उसे ऐसा सदमा लग जाता है कि वो वही बेहोश हो जाती है। जिया अपने टीचर को बुला के लाती है और आसामी को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। रोज और हेनरी भी वहीं पहुंच जाते हैं। थोड़ा शौक लगने की वजह से आसामी को चक्कर आ गए थे। थोड़ी देर बाद आसामी को होश आता है और वो कहती है, वेयर इज़ माई डॉल? मुझे अपनी डॉल चाहिए। तब रोज उसे संभालते हुए कहती है, आसामी काम डाउन, डैडी ले आएंगे तुम्हारी डॉल को,
प्लीज़ अब कुछ खा लो। लेकिन आसामी किसी की नहीं सुनती, वो बस चीखने लग जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं उनके घर जाने की, क्योंकि उसकी वजह से बाकी के मरीजों को परेशानी हो रही थी। मजबूरी में उन्हें आसामी को घर ले जाना पड़ता है। घर पहुंचते ही आसामी वहाँ का सामान इधर उधर फेंकने लग जाती है। वो देख रोज उसे कहती है, आसामी ये क्या कर रही हो, तुम्हें चोट लग जाएगी, मैंने कहा अभी रोको। लेकिन रोज की बातों का आसामी पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो लगातार सामान फेंक ही जा रही थी। हेनरी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो आसामी को तेजी से एक चाटा लगा देता है। ये पहली बार था जब हेनरी ने आसामी पर हाथ उठाया था। चाटा लगाते ही आसामी एकदम शांत हो जाती है। रोज उसके बगल में आकर बैठ जाती है। हेनरी भी उसके पास आकर उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है, आई एम सॉरी माई गर्ल, अपने डैडी को माफ कर दो प्लीज। आसामी अपने पैरों और हाथों को मोड़कर सिर को झुकाकर ऐसे ही बैठी रहती है। उसे ऐसे देख रोज हेनरी के गले लगकर रोते हुए कहती है, हेनरी प्लीज कुछ करो ना, आई कांट सी हर लाइक दैट। उनकी वो रात ऐसे ही बीत जाती है। दूसरे ही दिन रोम बाहर से एक बक्सा लाता है। रोज उस बक्से को खोल कर देखती है, तब उसमें आसामी की डॉल, जिसके अंदर एक लेटर भी था जो रोज ने नहीं पढ़ा था। डॉल मिलते ही आसामी पहले जैसी बन जाती है। अगले ही दिन सफाई करते वक्त रोज उस लेटर को खोल कर देखती है। उस पर लिखा था डेंजर। बड़ा ही अजीब लेटर है, डेंजर के अलावा कुछ नहीं लिखा। ऐसा कहकर रोज उस लेटर को कचरे के डिब्बे में फेंक देती है। कुछ दिन बाद जब आसामी स्कूल जाती है तब उसे वहाँ पर कुछ ऐसा पता चलता है जिसकी उसने कभी सोच भी नहीं की थी। पीटर कुछ दिनों से स्कूल नहीं आया था, जिस दिन से आसामी की गुड़िया गायब हुई थी। भले ही वो दोनों एक दूसरे से कितना भी झगड़ ले, लेकिन एक दूसरे की चिंता करते थे। आसामी स्कूल खत्म होने के बाद जिया के साथ पीटर के घर जाती है, जहाँ जाते ही उसे पता चलता है कि पीटर को 4-5 दिनों से अजीब सा बुखार है। वो बार बार चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, मुझे मत मारो। पीटर की मम्मी से बात करने के बाद आसामी पीटर के रूम में जाती है, जिस वक्त पीटर लेटा हुआ था। आसामी उसे देख कहती है, पीटर आर यू ओके? पीटर चिल्लाकर कहता है, तुम क्यों आई हो यहाँ? चली जाओ यहाँ से, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। कौन नहीं छोड़ेगी, तुम ठीक तो हो? ऐसा आसामी ने कहा। चली जाओ यहाँ से, लीव मी अलोन। ऐसा कहकर पीटर जोर जोर से शोर करने लगा। उसका वो शोर सुनकर उसकी माँ अंदर आ जाती है। आर यू ओके माय सन? काम डाउन, कोई नहीं है यहाँ। आसामी यू शुड लीव नाउ। आसामी थोड़ी चिंता में होकर कहती है, ओके आंटी। आसामी घर पहुँचते ही अपनी माँ को सब बता देती है। रोज़ वो बात सुनकर थोड़ी चिंतित हो जाती है। अपनी नेक्स्ट रिसर्च के लिए हेनरी को 5 दिन बाद इंडिया जाना था। तब रोज़ भी बच्चों के साथ जाने की जिद करती है। इस बार फिर से हेनरी को उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ता है। ठीक 8 साल बाद आसामी इंडिया जा रही थी। जब वो इंडिया से आई थी तब वो 4 साल की थी और अब वो 12 साल की हो गई थी। आसामी को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी बड़ी हुई, रोज़ ने उसे उसकी पास्ट की सारी कहानी बता दी थी। इसलिए वो भी इंडिया जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। इतने सालों के बाद इंडिया वापस आने के बाद उन्हें बिल्कुल भी अजीब सा नहीं लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो वहीं के निवासी है। असम पहुंचने के बाद हेनरी अपनी रिसर्च टीम के साथ चला जाता है। रोम और आसामी रोज़ के साथ वहीं रुक जाते हैं। वो पहले की तरह अब भी उसी हवेली में ही रुकते हैं। खाना खाने के बाद सब सोने चले जाते हैं। रात के ठीक 12 बजे आसामी बेड से उठकर चली जाती है। तब उसके हाथ में वो गुड़िया भी थी। चलते चलते वो एक झोपड़ी के पास आकर रुक जाती है। सुबह होने तक वो उस झोपड़ी के दरवाजे पर सोई रहती है। जब घर की मालकिन दरवाज़ा खोलती है तो बाहर आसामी को बेहोश देखती है और वो अंदर से पानी लाकर उस पर डालती है। आसामी पानी डालते ही डरी सहमी सी कहती है, मैं कहाँ हूँ? वेयर इज़ माई मॉम?
कौन हो बेटा तुम, और यहाँ क्या कर रही हो? ऐसा वो औरत कहती है। मुझे नहीं पता, मैं तो सो रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। थोड़ी देर बाद रोज भी वहाँ पहुँच जाती है। रोज असामी को वहाँ देखकर बहुत डर जाती है। बेटा तुम ठीक हो? तुम यहाँ कैसे आई? मुझे नहीं पता मम्मा। असामी बहुत ही डर गई थी। उसे ऐसे देख उस औरत ने भी कहा, आप इसे घर ले जाइए, बच्ची बहुत डरी हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा रोज ने कहा। रोज हेनरी को भी फोन करके बुला लेती है। दोपहर के वक्त जब रोज बालकनी में थी, तभी उसे अंदर से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ असामी के कमरे से ही आ रही थी। जैसे ही रोज वो दरवाज़ा खोलती है, सामने का नज़ारा देख उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो चिल्लाकर कहती है, बेटा रोज नीचे आ जाओ। असामी अपने बालों को खोलकर दीवार के दोनों कोनों पर लटक रही थी। उसका शरीर एकदम काला पड़ गया था। रोज उसे देख रोने लग जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रोज कुछ बाइबल के मंत्र उच्चार करने लगती है, जिन्हें सुनकर असामी तेजी से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे काफी चोट आती है। आखिर क्या हुआ था असामी के साथ, जानने के लिए देखिए पूरी कहानी, जिसे लिखा था प्रभा शर्मा जी ने। रोज उसे उसी हालत में हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर हेनरी भी पहुंच जाता है। 2 दिन हॉस्पिटल में रुकने के बाद असामी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिसे गाड़ी से वो लेकर हवेली के घर जा रहे थे। अचानक से ही बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। तब हेनरी सबको बाहर ले आता है। उसी रास्ते से एक बाबा गुजरते हैं। वो रोम और रोज को देख कहते हैं, नहीं छोड़ेगी वो किसी को, चले जाओ यहाँ से, अभी चले जाओ। हेनरी को उनकी बात कुछ अजीब सी लगती है और वो उनसे पूछते हैं, कौन नहीं छोड़ेगी बाबा, हम कुछ समझे नहीं। नहीं छोड़ेगी वो। इतना ही कहकर वो बाबा वहाँ से चलने लगते हैं। रोज उन्हें देख थोड़ी डर सी जाती है और कहती है, हेनरी ये बाबा ऐसे क्यों बात कर रहे थे? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करो, और डॉक्टर ने भी कहा है ना, असामी ठीक हो जाएगी। ऐसा हेनरी ने कहा। असामी की हालत में कोई सुधार नहीं था। बार बार उसका शरीर काला और ठंडा पड़ जाता था। तब किसी ने रोज को उन्हीं बाबा के पास जाने के लिए कहा। फिर रोज उसी दिन असामी को उस बाबा के पास ले जाती है। बाबा बताते हैं कि इसके पीछे एक बुरा साया है, जो अपना मकसद पूरा करने आया है। जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता, वो यहाँ से नहीं जाएगी। तब रोज पूछती है, कैसा मकसद? इस तरफ आरव नाम का एक आदमी हवेली के असली मालिक के बारे में खबर ढूंढ रहा था। उसने गांव की मुखिया पर बात उबाला ली थी कि हवेली का असली मालिक कौन है। असल में हवेली के असली मालिक असामी के मम्मी पापा थे, जिन्हें एक्सीडेंट में मरवाया गया था। उनकी मौत को 10 साल बीत गए थे, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला था। उनका एक्सीडेंट रूपचंद्र नामक एक आदमी ने करवाया था, लेकिन इसकी खबर किसी को नहीं पता चली थी। आज फिर से फाइल द्वारा खोली गई थी। आरव ने हेनरी को सब कुछ बता दिया था। वो सब सुनकर हेनरी हैरान हो गया और उसने हैरानी में कहा, लेकिन हमारी बच्ची ने उसका क्या बिगाड़ा है? तब आरव ने कहा, समझने की कोशिश कीजिए, अभी वो आपकी बेटी है, लेकिन पहले किसी और की थी। हम हैं आपके साथ, पुलिस प्रशासन है, और रूपचंद भी अभी जेल में है। हमें बस उनकी बॉडी को ढूंढकर अंतिम संस्कार करना है, तभी आपकी बेटी ठीक हो पाएगी। वैसे मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। आशा करता हूँ कि आप हमारी मदद करेंगे। उस पर हेनरी ने कहा, लेकिन हम कैसे करें? तब आरव ने कहा, रात के ठीक 12 बजे असामी बेड से उठकर चली जाती है। इस बार उसके पीछे पीछे हेनरी, रोम, बाबा और आरव की टीम भी जाती है। असामी ने चप्पल भी नहीं पहनी थी। उसके पैरों पर कांटे लगे जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो लगातार चली जा रही थी। अचानक चलते चलते वो एक पेड़ के पास जाके रुक जाती है। तभी वो बाबा कुछ मंत्र फूंक कर उस पर डालते हैं और वो वही बेहोश हो जाती है। उसके बाद आरव की टीम वहाँ पर खुदाई करती है, जहाँ पर उन्हें 2 बॉडीज मिलती है जो पूरी तरह से कंकाल बन चुकी थी। उन्हें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। अगले ही दिन उन दोनों के शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। तब रोज उस डॉल को भी उसी में फेंक देती है। चिता को आग लगते ही असामी एकदम से ठीक हो जाती है। अब असामी उस हवेली की असली मालकिन थी।
लेकिन हेनरी और रोज ने उस हवेली को गवर्नमेंट को देते हैं। कुछ दिन वहाँ बिताकर वो लोग फिर से नॉर्वे के लिए निकल जाते हैं। डर क्या है? ये मन का वहम है या फिर सच की कोई दूसरी तस्वीर है? ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और दुनिया में न जाने कितने लोग हैं जिनको इन सब का पूर्वाभास भी हो जाता है, लेकिन ये दुनिया उन लोगों को किसी पागल से कम नहीं समझती है। क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है या फिर ये सब हमारी कल्पना मात्र है? चलिए आइए जानते हैं इस कहानी में। मैंने एक बहुत ही बड़े और एक बहुत ही पुरानी स्कूल में एडमिशन लिया था और मैंने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड भी था अपने एडमिशन को लेकर। फिर क्या, मैंने पूरा कैंपस देखा और वहाँ जाकर मैं बहुत खुश था। लोगों का मानना था कि वहाँ पर कुछ ना कुछ अजीबोगरीब होता रहता है जो इंसानी ताकतों से काफ़ी परे है, लेकिन मैंने अभी तक कुछ ऐसा महसूस नहीं किया था। खैर, होता भी कैसे, क्योंकि मेरा यहाँ पहला दिन था। मेरा एक दिन का अनुभव यही कह रहा था कि ऐसा कुछ भी अजीबोगरीब यहाँ नहीं है। मैं भी पूरा कैंपस देखते देखते अपने हॉस्टल के रूम में पहुँचा। वहाँ मेरा रूममेट पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रहा था और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा उसने बड़े ही गर्मजोशी से मेरा वेलकम किया, जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल विपरीत था। आमतौर से आप जब भी किसी नए कॉलेज या स्कूल में जाते हो तो आपकी बहुत खिंचाई होती है, लेकिन ये तो उल्टा ही था। अब मैंने अंदर जाके एक एक चीज चेक की, कहीं मेरे साथ कोई फ्रैंक तो नहीं हो रहा है, लेकिन शॉकिंग ऐसा कुछ भी नहीं था। बस क्या था, इसके बाद मैं आराम से रिलैक्स हो गया। दिन बीतते गए और एक दिन अचानक मेरी लाइब्रेरी में एक लड़के से मुलाकात हुई। उसकी मेरी ट्यूनिंग मैच कर गई और हम दोनों दोस्त बन गए और वो अपने रूम से ज़्यादा मेरे रूम में मेरे साथ टाइम बिताने लग गया। दिन यूं ही बीतते चले गए, लेकिन एक दिन अचानक मुझे लगा जैसे मेरा रूम बहुत ही ठंड हो गया है। मैंने हीटर चलाया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने अपने सर्दी के कपड़े निकाले और पहन लिए। यकीन मानो, उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे सितंबर के दिनों में दिसंबर और जनवरी की ठंड हो रही हो। मैंने हार कर अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कॉल किया, लेकिन उसने कहा ऐसा हो सकता है कि आपकी रूम का एसी खराब हो गया हो। आप एक काम करो, कुछ टाइम बाहर घूम लो, तब तक मैं इसे रिपेयर कर देता हूँ। इतना सुनकर मैं अपने रूम से बाहर निकल गया और सीधे लाइब्रेरी पहुँच गया। वहाँ मेरा दोस्त बैठा हुआ मेरा वेट कर रहा था। मैंने काफ़ी टाइम उससे बातचीत भी की, लेकिन इस बार मुझे कुछ अजीब सा लगा। लोग हम दोनों को ऐसे घूर घूर कर देख रहे थे, मानो मैं जैसे कोई पागल हूँ और सिर्फ अपने आप से बात कर रहा हूँ। कुछ देर बाद मैंने उस दोस्त से कहा, चल यार, मैं जाके अपने रूम में चेक करता हूँ कि ठीक हुआ है या नहीं। बस इतना कहकर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और जैसे ही रूम के बाहर पहुँचा तो हॉस्टल के बाहर बहुत सारी पुलिस की कार और एम्बुलेंस खड़ी थी। मेरे रूममेट ने मुझसे पूछा कि ये क्यों आए हैं सब, कुछ हुआ है क्या? मैंने भी ना में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता। और जब मैं रूम में गया तो वहाँ टेम्परेचर नॉर्मल था, लेकिन उस रात जो मुझे पता चला उसे सुनकर मेरी रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन उस रात मुझे पता चला कि मेरा वो दोस्त जिसे मैं लाइब्रेरी में मिलता था, उसी दिन दोपहर को उसकी मौत हो गई थी। मेरे रूममेट को जब ये बात पता चली तो उसने मुझसे कहा, तुझे रूम ठंडा कब लगा था? मैंने उसको कहा कि दोपहर का समय था, लगभग 1 बजे थे, और उसके बाद मैं उसे मिला भी था, लगभग 2 बजे थे। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उसकी भी मौत का समय दोपहर 1 बजे ही था। मैंने भी चौंकते हुए पूछा, पर क्या था जो मैं उसके साथ 2 बजे मिला था? तब मेरा रूममेट मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, वो तुझे गुड बाय कहने आया था। बस उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है। मुझे कभी भी उस रूम में टेम्परेचर की समस्या नहीं हुई, लेकिन आज भी मुझे वो दिन याद आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद मेरी लाइब्रेरी जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।